नमस्कार, एबीपी गंगा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ गुंजन। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। योगी आदित्यनाथ के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है। सुबह सुबह ही योगी आदित्यनाथ अपने गांव पर सैर करने के लिए निकले। परिवार के लोगों के साथ सैर करते हुए योगी आदित्यनाथ नजर आए। गांव का भी इस दौरान सीएम ने निरीक्षण किया। अब ये देखिए, ये वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से योगी आदित्यनाथ अपने गांव के कुछ लोगों के साथ, गांव के कुछ बच्चों के साथ गांव की सैर करने के लिए निकले हैं। इसके साथ साथ उन्होंने निरीक्षण भी किया है कि 28 साल बाद वो अपने घर पर रुके हैं और 5 साल के बाद पहुंचे हैं। तो उनका गांव कितना आखिर बदला है, क्या क्या बदलाव गांव में हुए हैं। और योगी आदित्यनाथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। गांव के कुछ लोग भी आपको योगी आदित्यनाथ के पीछे नजर आएंगे, साथ में कुछ बच्चे भी नजर आ रहे हैं। सुबह सुबह ही सैर करते हुए योगी आदित्यनाथ दिखे हैं। और वीरेश जी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधे वीरेश जी का ही रुख करेंगे। वीरेश जी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं वो भी बताएं। इसके साथ साथ योगी आदित्यनाथ की जो आज सुबह सुबह एक वीडियो देखने को मिली है, जहां गांव के लोग भी साथ में नजर आ रहे हैं, कुछ छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, उसके बारे में भी बताएं। और पूरा कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री का। देखिए, मैं इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पैतृक गांव पंचूर में मौजूद हूं और मेरे पीछे जो यहां से लगभग 1 किलोमीटर दूर जो शामियाना, गाड़ियां और उत्सव दिखाई दे रहा है, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के छोटे भाई के पुत्र का मुंडन संस्कार है। ढोल नगाड़े की जो आवाज है मेरे कानों तक पहुंच रही है, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से चूंकि ये पारिवारिक कार्यक्रम है, इसलिए मुख्यमंत्री के आदेश पर मीडिया को दूर रखा गया है। परिवार के लोगों से, गांव के लोगों से, रिश्तेदारों से, यहाँ के स्थानीय नेताओं से, यहाँ के स्थानीय विधायक से, यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनकी मुलाकात चल रही है। और आध्यात्मिक गुरु भी वहां पहुंचे हैं, बालकृष्ण भी पहुंचे हैं और तमाम महामंडलेश्वर भी पहुंचे हैं हरिद्वार और ऋषिकेश से, उनसे भी मुलाकात हो रही है। और ये कार्यक्रम 2 बजे तक चलेगा। और आज सुबह मुख्यमंत्री अपनी दिनचर्या के हिसाब से, जैसा कि वो 4 बजे सुबह उठते हैं, स्नान ध्यान पूजा पाठ करने के बाद वो सैर पर निकले अपने गांव के पंचूर में। 1994 में दीक्षित होने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कदर पहली बार अपने गांव में रात्रि विश्राम कर रहे हैं। सुबह देख रहे हैं इस पहाड़ का, अपने गांव का। जब वो बीएससी करके यहां से निकल गए थे, उसके बाद से ये पहला अवसर है कि वो पंचूर अपने गांव में अपनी माताजी को प्रणाम करने आए हैं। और इस कदर वो 2 रात्रि विश्राम, यानी 1 रात बीत चुका है, 1 रात और आज की भी यहीं पर उनका विश्राम होगा। इस बीच वो अपने गांव के लोगों के साथ सैर पर निकले। छोटे बच्चे उनके साथ थे, उनके साथ उन्होंने गांव का निरीक्षण किया। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको प्रणाम किया, बुजुर्ग माताओं को, बुजुर्ग जो लोग हैं उनको प्रणाम करते हुए उनका हाल चाल जाना, गांव की दशा और दिशा को देखा, बदले हुए तस्वीर को देखा, किस तरीके से पंचूर बदला है। जैसे आप पहाड़ बदला है, पहाड़ के गांव बदले हैं, देश बदला है, वैसा ही पंचूर बदला है। जो मुख्यमंत्री का घर है, वहां मैं कल रात को भी गया था, कल दिन में भी गया था, मुख्यमंत्री से मुलाकात भी हुई थी। वहां की व्यवस्थाओं को भी मैंने देखा था, घर को भी देखा था। एक बार अपने कैमरे की नजर से दिखाने में उतना तो सक्षम नहीं होऊंगा, लेकिन अपने आंखों देखा हाल जरूर दर्शकों को बयां कर सकता हूं। और बयां ये कर रहा हूं कि घर छोटा सा है और चूंकि पहाड़ी इलाका है, सकरा तरीके से बनाया गया है, लेकिन वो भी अब लिंटर का घर है, मतलब पक्का घर है। और ये जो पुरानी परंपरा का घर है वो वैसा घर अब नहीं है। छोटे छोटे घर हैं पहाड़ पे, लेकिन बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ ये गांव भी है पंचूर, पूरा बदल चुका है। कल मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे थे अपने गांव के लोगों से, जब मैंने वहां इस बात को सुना, हालचाल वो ले रहे थे, बोले पूरा गांव बदल चुका है। उनको जो बुजुर्ग लोग थे वो आशीर्वाद भी दे रहे थे, कह भी रहे थे, उनके पुराने नाम से उनको संबोधित कर रहे थे। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग हैं। तो गुंजन, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज पहुंच रही है वीरेश जी मुझ तक। गुंजन, जो बुजुर्ग थे उन्हें अपने जो उनके पुराने नाम थे उनसे संबोधित करते हुए उनसे हालचाल भी ले रहे थे। मुख्यमंत्री उनसे हंसकर बोल भी रहे थे, उनके स्वास्थ्य की जानकारी भी ले रहे थे, पूछ रहे थे कि आखिर क्या हालचाल है आपका, क्या आप लोग कैसा यहाँ का माहौल है। तो मुख्यमंत्री ने उनसे कहा, इस बात का जिक्र हमने सुना कि ये गांव बदल चुका है, गांव के घर बदल चुके हैं, व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। आज जब निरीक्षण मुख्यमंत्री ने किया तो गांव के लोगों से इस बात पर उन्होंने पूछा भी कि क्या ऐसी समस्याएं हैं
क्या और भी किया जा सकता है। कल मेरी मुलाकात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फिर होगी हरिद्वार में एक सरकारी कार्यक्रम के मद्देनजर। वहां गांव की समस्या, क्षेत्र की समस्याओं को मैं जरूर रखूंगा, क्योंकि यहां का बेटा, पंचूर का बेटा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री है और भारतीय जनता पार्टी का स्टार प्रचारक है, बड़ा नेता है। अगर हम मोदी और अमित शाह के बात कहें तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष क्रम में लोकप्रियता के लिहाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े नेता हैं। और जो हायरकी है, वैसे भी उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बहुत बड़ा होता है, प्रोटोकॉल में भी बड़ा होता है अन्य मुख्यमंत्रियों के लिहाज से, और ऐसे में भी उत्तर प्रदेश बड़ा भाई है उत्तराखंड का। और मुख्यमंत्री ने कल संबोधित करते हुए ये भी कहा कि जब मैं यहां से गया था 1994 के दरमियान, तब ये उत्तर प्रदेश था और मैं उत्तर प्रदेश में आज भी मेरा जो जन्म प्रमाण पत्र है उस पर उत्तर प्रदेश ही लिखा है। मेरी कर्म भूमि वो है, मेरी जन्म भूमि ये है, इसलिए दोनों से मेरा लगाव है। और यही वजह है कि जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की समस्याएं हैं उसका निदान लगभग खत्म हो चुका है, उस समस्याओं का समाधान हो चुका है। इस बात की जानकारी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी कहा कि निश्चित रूप से जब मैंने मुख्यमंत्री से कहा लखनऊ दौरे के दरमियान कि समस्याओं का समाधान होना चाहिए, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो समस्याओं का समाधान बड़े दिल के साथ होगा। केंद्र में भाजपा की सरकार, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, तो फिर समस्याएं रह कहां जाती हैं। कल मुख्यमंत्री ने धामी की मौजूदगी में इस बात को कहा भी कि समस्याएं समाप्त हो चुकी है, आखिरी दौर में है। और कल भी एक सरकारी कार्यक्रम है, अलकनंदा गेस्ट हाउस का हस्तांतरण का मामला है, वो भी समाप्त हो जाएगा। तो पूरी तरीके से बड़े दिल के साथ मुख्यमंत्री न केवल अपने गांव के लोगों से मिल रहे हैं, यहां के स्थानीय नेताओं से मिल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी भी उनके घर में मौजूद हैं। धन सिंह रावत जो यहां के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी उनके घर पर मौजूद हैं। रेणु बिष्ट जो यमकेश्वर की विधायिका हैं और यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में ही पंचूर गांव पड़ता है मुख्यमंत्री का, वो भी घर पर मौजूद हैं। और साथ ही साथ पौड़ी गढ़वाल के जिला अध्यक्ष भी मौजूद हैं। पौड़ी गढ़वाल के जो सांसद हैं तीरथ सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री, कल यहां आए थे और उनका कहना था कि गांव में मैं आता रहता हूं। तो यहां का जो विकास है, मैं एक और चीज दर्शकों को जरूर दिखाना चाहूंगा कि ये जो सड़क आप देख रहे हैं जिस पर ये गाड़ियां जा रही हैं, ये सड़क नहीं था 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बनने के बाद 2017 में त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ही ये सड़क उनके घर तक, यानी पंचूर में मुख्यमंत्री के घर तक इस सड़क को बनवाया था त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। कल मैं आपको बताऊं कि जो कॉलेज में राजकीय महाविद्यालय जिसको कहते हैं गुरु गोरखनाथ राजकीय महाविद्यालय, इसकी स्थापना महंत अवैधनाथ के कहने पर, अपने गुरु महंत अवैधनाथ के कहने पर, जिनका गांव मैं आपको दिखाऊं कि इस पहाड़ी, ये जो पंचूर आप देख रहे हैं, महंत अवैधनाथ का गांव उस पहाड़ी के पार है, यानी 2 किलोमीटर के दरमियान है। बगल का गांव है पंचूर का, महंत अवैधनाथ का, और महंत अवैधनाथ ही इनको दीक्षित किए। महंत अवैधनाथ सांसद थे गोरखपुर से, फिर सांसद जब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा तो 1998 में योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी बनाया और राजनीतिक तौर पर उत्तराधिकारी बनाया, धार्मिक तौर पर उत्तराधिकारी बनाया, दीक्षित किया। तो उनकी मूर्ति का अनावरण था, भाव विवल थे। बिल्कुल बिल्कुल। और उस दौरान अवैधनाथ के बारे में मूर्ति का अनावरण तो किया, लेकिन अपने गुरु को याद करते हुए योगी आदित्यनाथ कल भावुक भी हुए और वो क्षण भी बेहद भावभीन कर देने वाला है। ठीक है वीरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाकर रखिए, एक अपडेट आपसे दिन भर हम लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। सपा नेता आजम खान की जमानत अर्जी पर सुनवाई होने वाली है। आजम खान की जमानत अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। सुनवाई दोपहर के वक्त जस्टिस राहुल चतुर्वेदी के सिंगल बेंच में होगी। आजम खान जिस इकलौते मुकदमे में जेल में बंद हैं, उस मामले में उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई पूरी होने के बाद हाईकोर्ट ने पिछले साल 4 दिसंबर को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। हाईकोर्ट का फैसला आने से पहले ही पिछले हफ्ते यूपी सरकार ने इस मामले में कुछ नए तथ्य पेश करने के लिए फिर से सुनवाई किए जाने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया था और सुनवाई के लिए 4 मई की तारीख तय की थी। आज फिर से अब जमानत अर्जी पर सुनवाई होने जा रही है। अब देखना यह होगा कि कोर्ट की ओर से क्या कहा जाता है, क्या सुनवाई होती है आज। जेल में बंद आजम खान की उम्मीदें धरी की धरी रह गईं। वे कल ईद पर आखिरकार अपने घर रामपुर नहीं पहुंच पाए। पूरे परिवार के बिना आजम खान ने ईद मनाई।
इस टीज को आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जिन शब्दों में बयां किया उसमें एक चुभन सी थी। साफ लग रहा था कि ये बातें किसी को सुनाने के लिए कही जा रही हैं। अब्दुल्ला आजम ने जो शायरी के जरिए अपनी बात रखी या आजम के नाम से जो बातें ट्वीट की, उसे सोच समझकर चुना गया था। यही वजह है कि इसे आजम खान की तरफ से अखिलेश के लिए बड़ा संकेत माना जा रहा है। समाजवादी दिग्गज आजम खान को सुनने से ज्यादा सुनाने के लिए जाना जाता है। चाहे खुश हो या नाराज, उनकी बातों में एक चुभन किसी न किसी के लिए होती ही रही है। मैं सरकार से और इंतजामिया से कहना चाहता हूं, मेरे घर के दरवाजे तोड़ो, मेरे गोली मारो, मुझे मार दो ताकि चुनाव से पहले ये किस्सा ही खत्म हो जाए। मेरा जीना इस जमीन के लिए बोझ बन गया है। मेरी वजह से गरीब सताए जा रहे हैं। मुझे नहीं लगा ये चुनाव, मुझे मार के खत्म कर। इसलिए आजम के नाम से अब्दुल्ला आजम का ये शायराना ट्वीट सुर्खियों में शुमार हुआ तो सबकी नजर इसके हर शब्द पर जा टिकी कि आजम ने आखिर इशारों में अखिलेश पर कितने चुभते हुए तीर छोड़े। अखिलेश पर इसलिए क्योंकि आजम खान के जिन समर्थकों ने हाल के दिनों में पार्टी छोड़ी है, उन सब ने अखिलेश पर ही निशाना साधा है। रामपुर से लेकर सीतापुर तक आजम खान के समर्थकों को इस बात की गहरी टीस है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुरे वक्त में आजम की उस तरह से सुध नहीं ली जैसी कि उन्हें उम्मीद थी। आज समाजवादी को समाजवादी बनाने में आजम खान का क्या रोल था और अखिलेश ने उनके साथ क्या रोल किया है। हम तो कहते हैं कि अभी भी वक्त है कि आंख खोलना चाहिए और अब समझना चाहिए कि आजम खान को आज तक समाजवादी ने इस्तेमाल किया है। इंशाल्लाह अगर देखो आने वाली बात होती तो अगर अखिलेश चाहते तो अब तक आ जाते। बस ये जो है ना राजनीति मुद्दे हैं। तो क्या आजम ने अपने मन की बात जाहिर करने के लिए ईद को चुना और अब्दुल्ला ने जिस शायरी के जरिए तंज किया है उसके सीधे निशाने पर कोई और नहीं, सीधे सीधे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। ईद के मौके पर यूपी की सियासत में आज दो ट्वीट को लेकर बहुत चर्चा है। एक ट्वीट तो शिवपाल यादव ने किया तो दूसरा ट्वीट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने किया। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हम हैं और आप ये देखिए कि यहाँ पर ईद मुबारक, जो ईद की मुबारकबाद देते हुए जो होर्डिंग लगाई गई है, इसमें अखिलेश यादव भी हैं और आजम खान भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो ट्वीट अब्दुल्ला आजम ने किया उसमें साफ तौर पर ये लिखा कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। यानी ये पोस्टर और ये ट्वीट कहीं ना कहीं बयां करते हैं कि किसके बारे में ये ट्वीट किया गया है। आजम के नाम से किए गए ट्वीट में तंज है, उलाहना है, ताना है, दर्द है और चुनौती भी है। ये तमाम बातें एक साथ हैं और ये साबित करने की कोशिश भी की कि सबके बस की ये बात नहीं कि मेरा साथ निभा पाए। और चुनौती इस बात की कि वैसे तो अपनों के लिए बेहद नरम दिल है, लेकिन बात जब आन पर आ जाए तो कोई तूफान भी हिला नहीं सकता। अब सवाल है कि ईद के दिन ऐसे संदेश का क्या मतलब हो सकता है। आजम ने तंज भरी पंक्तियां किसके लिए कही? किसी पर अगर साथ छोड़ने का तंज है तो वो शख्स कौन है? और क्या इस चुनौती के ये मायने न निकाले जाएं कि जल्द ही आजम अपने फौलादी इरादों के साथ नई चुनौती देने वाले हैं। हर दौर में अपनी सियासी पहचान और अहमियत को कायम रखने के लिए जाने जाते हैं आजम खान। लेकिन सीतापुर जेल में बंद आजम के नाम से उनके बेटे अब्दुल्ला ने जो ट्वीट किया है उसका मजमून ही ये बताने को काफी है कि बात निकली है तो अब दूर तलक जाएगी। इशारा किसकी तरफ है, कौन किसको छोड़ रहा है, ये इस ट्वीट के जरिए आज अब्दुल्ला आजम ने बताने की कोशिश की और इसके जरिए ही यूपी में कुछ दिनों के बाद
क्या कुछ राजनीतिक समीकरण होने वाले हैं या कुछ राजनीतिक बदलाव होने वाले हैं, उसके भी संकेत देने की तैयारी आज अब्दुल्ला आजम ने की है। आजम की सपा से नाराजगी नई बात नहीं है। पहले भी वो रूठे हैं, माने हैं, बगावत का झंडा बुलंद किया है और फिर पार्टी में वापस भी लौटे हैं। ये मुलायम सिंह यादव के दौर में भी हो चुका है। अब अखिलेश यादव की अगुवाई वाली सपा के भीतर भी आजम के तेवर पुराने हो चले हैं। तो क्या आजम ने अब अपनी बगावत का ट्रेलर दिखा दिया है और जल्द ही कोई बड़ा ऐलान करके वो सस्पेंस खत्म करने वाले हैं? एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में भूमाफिया के खिलाफ लगातार अभियान चला जा रहा है। अवैध संपत्ति पर भी अब बुलडोजर चलाया जाएगा। भूमाफियाओं पर बुलडोजर का वार लगातार किया जा रहा है। महेश सिंह कलहंस पर प्रशासन की टेढ़ी नजर है और लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। बुलडोजर अब चलाया जाएगा। भूमाफिया पर बुलडोजर का वार लगातार योगी सरकार की ओर से जारी है। तो सपा के नेता हैं महेश सिंह, जिन पर बुलडोजर की नजर है। अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। भूमाफियाओं पर लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है और अब सपा नेता की अवैध संपत्ति पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। जनपद के समस्त पेट्रोल पंपों पे जांच हो रही है। उसी के क्रम में इनके पेट्रोल पंप की भी जांच हुई थी और अनियमितता पाए जाने पर उनके पेट्रोल पंप को सीज किया गया। अवैध संपत्ति पर नियमानुसार अग्रिम कार्रवाई करी गई। संपत्ति उनकी कम से कम 8-10 संपत्तियां हैं जिन पे अग्रिम कार्रवाई करी गई। तो भूमाफिया उसको लेकर लगातार कार्रवाई चल रही थी। उसकी कुछ तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। आगे बढ़ते हैं। सोनभद्र में अवैध कब्जे पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। शक्तिनगर में राहुल पैलेस होटल और दुकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया। आरोप है कि होटल और दुकानों को एनसीएल की जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाया गया था। किसी तरह का कोई बवाल ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल, पीएससी के जवान, एनसीएल सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। तो बुलडोजर का एक्शन लगातार जारी है। प्रशासन की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोनभद्र से भी कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होटल और दुकानों पर यहां पर बुलडोजर चला है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि होटल और दुकानों को एनसीएल की जमीन पर जबरन कब्जा करके बनाया गया था। किसी तरीके का कोई बवाल ना हो, इसके लिए मौके पर भारी पुलिस बल भी पहुंचा। पीएससी के जवान, एनसीएल सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया और अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की गई। आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर के अस्पताल में मारपीट का मामला सामने आया है। मरीजों के परिजन और अस्पताल कर्मियों में मारपीट हो गई है। आतिशबाजी में घायल बच्चों को लेकर परिवार वाले पहुंचे थे। बच्चों का इलाज करवाने को लेकर विवाद हुआ। लखीमपुर के निघासन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां अस्पताल में मारपीट हो गई। मरीज के परिवार वाले और अस्पताल कर्मियों के बीच मारपीट हुई है। और देखिए, ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। ये अस्पताल की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरीके से परिवार वाले और अस्पताल कर्मियों के बीच में मारपीट हो रही है। आतिशबाजी में कुछ बच्चे घायल हो गए थे और उन बच्चों को लेकर परिवार वाले अस्पताल जब पहुंचे तो उस दौरान ये मारपीट हो गई। बच्चों का इलाज करवाने को लेकर विवाद हुआ। लखीमपुर के निघासन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है और अब ये मारपीट का वीडियो भी सामने आया है। सरकारी अस्पताल में इस तरीके से जमकर मारपीट हो रही है। अस्पताल के कर्मचारी और मरीजों के परिजन आपस में मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से वहां पर मारपीट की गई, कैसी स्थिति वहां पर बनी होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो लखीमपुर के अस्पताल में ये मारपीट हुई है। मरीजों के परिवार वाले और अस्पताल कर्मियों में मारपीट हुई। आतिशबाजी में कुछ बच्चे घायल हो गए थे और परिवार वाले इन बच्चों को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचे। वहां किसी बात को लेकर अस्पताल कर्मियों और परिजनों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट का ये वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अस्पताल के अंदर किस तरीके से माहौल बनाया जाता है, मारपीट की जाती है। लखीमपुर के निघासन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरकारी अस्पताल में जमकर मारपीट हुई है। जिन्हें मारपीट करते हुए आप देख रहे हैं वो जो घायल हैं उनके परिवार वाले हैं और कुछ अस्पताल कर्मी हैं जिनके बीच आपस में ये झड़प हुई है।
वहीं लखीमपुर खीरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के लोग भैंस बांधने को लेकर आपस में भिड़ गए और देखते ही देखते जमकर लाठियां चलने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं किस तरीके से महिला पुरुष मिलकर एक दूसरों पर लाठी से वार कर रहे हैं। ये पूरा मामला लखीमपुर खीरी के नकटी गांव का है, जहां सोनपाल विश्वकर्मा और दिनेश विश्वकर्मा के बीच भैंस बांधने को लेकर विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसने लगी। वहीं पूरे मामले में पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच पड़ताल करने में जुट गई है। देखिए, लखीमपुर खीरी से ही ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एक दूसरे पर लाठियां यहां बरसाई जा रही हैं। दो पक्ष आपस में भिड़े हैं। भैंस को बांधने को लेकर ये विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर जमकर लाठियां भाजी गई। एक और बड़ी खबर, गोंडा में हाथों में कानून लेने का मामला सामने आया है। बताया गया है कि लड़की और लड़के को एक साथ पकड़ा गया, जिसके बाद लोगों ने दोनों की जमकर पिटाई कर दी। 4 लोगों ने दोनों को जमकर पीटा, जिसका वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। पुलिस अब वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश करने में जुटी हुई है। तो कानून को हाथ में लेने की कोशिश यहाँ पर की गई है। लड़की और लड़के को एक साथ पकड़ा गया, जिसके बाद जो आसपास के लोग थे उन्होंने पीटना शुरू कर दिया।